positive momentum in the relationship. वहीं सोमवार को अगरतला के असिस्टेंट हाई कमीशन में तोड़फोड़ की घटना को लेकर विदेश मंत्रालय खेद जता चुका है। वहीं त्रिपुरा पुलिस ने मंगलवार को कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं ड्यूटी के दौरान लापरवाही बरतने के लिए 3 पुलिस वालों को निलंबित कर विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। दरअसल अगरतला में कुछ लोग बैरिकेडिंग तोड़कर घुस गए थे और संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था। उस वक्त लोग बांग्लादेश में चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी का विरोध जता रहे थे और बांग्लादेश के सहायक कमिश्नर को ज्ञापन देने जा रहे थे। घटना को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने सोमवार को ही खेद जताया था। अपने स्टेटमेंट में कहा कि अगरतला में बांग्लादेश असिस्टेंट हाई कमीशन में हुई घटना दुखद है। राजनयिक संपत्तियों को किसी भी सूरत में निशाना नहीं बनाना चाहिए। नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग सहित भारत में स्थित सहायक उच्चायोगों की सुरक्षा बढ़ाए जाने को लेकर कदम उठाया जा रहा है। तो ये है भारत जो बांग्लादेश के साथ संबंधों को लेकर संजीदा है और पूरी तरह से किसी भी अपने पड़ोसी मुल्क के साथ हर स्तर पर शांति सुरक्षा के लिए सहयोग करने को तत्पर है। लेकिन बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर लगातार हो रहे हमले और धार्मिक गुरु चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी को न्याय मिलने में हो रही देरी पर सवाल खड़े होते हैं। चिन्मय कृष्णदास पर आज सुनवाई होनी थी, लेकिन वो टल गई और अब ये 2 जनवरी को होगी। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के लोकतांत्रिक हित और उनके अधिकारों का हनन खुलेआम है, सरेआम है। मंदिरों पर हमला, हिंदुओं के घरों में तोड़फोड़ की घटना नई जैसी नहीं रही। बीते 5 अगस्त को आवामी लीग सरकार के गिरने के बाद से हुई हिंसक घटनाओं की पूरी दुनिया गवाह बनी हुई है। अस्थिरता और अराजकता के दौर में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद यूनुस ने 8 अगस्त को देश के अंतरिम सरकार के मुखिया के तौर पर शपथ ली थी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अल्पसंख्यकों के हित सुरक्षित होंगे और देश में कानून व्यवस्था बहाल होगी। सत्ता की कमान संभाले उन्हें 4 महीने बीत चुके हैं, लेकिन बांग्लादेश में अराजक और कट्टरपंथी ताकतें खुलेआम घूम रही हैं। अल्पसंख्यक हिंदू डर के साये में जी रहे हैं। मंदिरों, घरों पर हमले, लूटपाट, आगजनी आम बात हो चली है। चटगांव इस्कॉन के प्रमुख चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी अत्याचार के खिलाफ एक मुखर आवाज बनकर उभर रहे थे। वे 8 सूत्रीय मांग कर रहे थे, जिसमें अल्पसंख्यक लोगों के खिलाफ हमलों में शामिल लोगों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज करने और समुदाय के लोगों के सभी प्रकार के हितों की रक्षा प्रमुख थे। लेकिन यूनुस सरकार ने 25 नवंबर को ढाका के शाहजलाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आरोप लगाए गए कि चिन्मय ने राजद्रोह किया है। 26 नवंबर को चटगांव कोर्ट ने अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट परिसर में हिंदुओं और पुलिस के बीच झड़प हुई। उस दौरान एक वकील सैफुल इस्लाम की मौत हो गई थी। उसके बाद चिन्मय दास के मुद्दे पर भारत सहित पूरी दुनिया के कई देशों ने चिंता जाहिर की, क्योंकि यह स्पष्ट है कि बांग्लादेश में चिन्मय दास के न्यायिक अधिकारों को प्रभावित किया जा रहा है। चिन्मय के मामले में अभी तक कोई वकील अदालत में पेश नहीं हो सका है, इसलिए सुनवाई 2 जनवरी तक टाल दी गई है। इधर पैरवी करने वाले वकील रमन रॉय पर 2 दिसंबर को हमला हुआ। फिलहाल वे आईसीयू में हैं और जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। दरअसल मौजूदा न्यायिक व्यवस्था पर यूनुस सरकार का कंट्रोल माना जा रहा है। इसकी एक ठोस वजह है कि यूनुस के शपथ लेने के बाद 10 अगस्त को देश के मुख्य न्यायाधीश उबैदुल हसन ने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद देश के कई अन्य अदालतों के न्यायाधीशों ने भी इस्तीफे दिए थे, जिसके बाद अंतरिम सरकार ने पहले की नियुक्तियों को रद्द कर पूरे देश में अटॉर्नी जनरल और सहायक अटॉर्नी जनरल के पदों पर 227 वकीलों की नियुक्ति की थी। नियुक्तियों में बीएनपी और जमात जैसे दलों से जुड़े कई लोग थे। ऐसे में आम लोग, विशेष तौर पर अल्पसंख्यक हिंदुओं के हाथ नाइंसाफी लग रही है और इंसाफ के लिए उनकी लड़ाई लंबी और मुश्किल होती जा रही है। आलोक बंसल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, डायरेक्टर हैं इंडिया फाउंडेशन के। उनसे हम बातचीत करेंगे इस मसले पर। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल आपसे हम यही जानना चाहेंगे कि आज जो घटनाक्रम हुआ है, जिसमें भारत के प्रतिनिधि ने वहां पर बांग्लादेश में
बयान भी दिया, वहाँ पर जाकर मुलाकात भी की और कहा कि भारत बांग्लादेश के साथ बहुआयामी संबंध चाहता है। भारत और बांग्लादेश के जो संबंध हैं वो बहुआयामी हैं। इस सब के बीच बांग्लादेश में हालात नहीं बदल रहे हैं और जो कल अगरतला में घटना हुई है उसको लेकर भी यहाँ पर कार्रवाई हुई है। ये किस तरह का अंतर बताता है भारत और बांग्लादेश के बीच में? चल रहा है वो मेरे ख्याल से सर्वथा गैरकानूनी, असंवैधानिक है और यहाँ पे एक मोबोक्रेसी जिसे कहते हैं, जो भीड़ तंत्र का चल रहा है, उस तरीके की चल रही है। ना कोई न्याय व्यवस्था है, सुप्रीम कोर्ट के जजों से इस्तीफा ले लिया गया है, सरकार बर्खास्त कर दी गई है, संसद को बर्खास्त कर दिया गया है, एक अंतरिम प्रशासन बैठा दिया गया है जिसकी कोई वैधता नहीं है, जिसके पास कोई जन समर्थन नहीं है, कुछ नहीं है। और साथ ही साथ जो है कट्टरपंथी शक्तियों को एक खुला हाथ दे दिया गया है शासन व्यवस्था को कैप्चर करने का। और उसी के अंतर्गत हम देख रहे हैं कि जो इस्कॉन के एक पूर्व जुड़े हुए उनके साथ जो पुजारी थे उनको गिरफ्तार किया गया। आज कोई भी वकील आज उनकी पैरवी करने के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि उनके वकील के ऊपर जिस तरीके का पहले जानलेवा हमला हो चुका है, उसके बाद कौन मदद करना चाहेगा। सबको डर लगता है कि जिस तरीके की स्थिति है उसमें उनकी भी जान माल को खतरा है। तो ये जो शासन व्यवस्था आज बांग्लादेश के अंतर्गत है, ये किसी भी तरीके का विश्वास जगाने में असफल रही है, सिर्फ अल्पसंख्यकों के नहीं बल्कि आम नागरिकों के अंदर भी, कि इनके पास कोई निष्पक्ष न्याय व्यवस्था या लॉ एंड ऑर्डर स्थापित करने की कोई व्यवस्था है। आलोक जी, इसको अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो अगरतला में वहाँ पर कुछ घटनाएं वहाँ पर हुई थी और वहाँ पर कदम उठाए गए हैं, पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया है, पुलिस वालों के ऊपर कार्रवाई की गई है। वहीं जो भारत के प्रतिनिधि हैं वो जाकर वहाँ पर बोलते हैं कि भारत और बांग्लादेश के जो संबंध हैं वो बहुआयामी हैं, इन संबंधों को हम और आगे ले जाना चाहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक उदाहरण प्रस्तुत करता है बांग्लादेश के लिए कि आप क्या कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। देखिए, भारत ने जो किया वो किसी भी परिपक्व राष्ट्र से अपेक्षा होती है कि अगर दूसरे देश के किसी मिशन के ऊपर कोई हमला होता है या कुछ सुरक्षा में कोई खामियाजा होता है तो जिनकी जिम्मेवारी है उनको सजा दी जाए। और उसी तरीके की हम व्यवस्था भारत के अंदर देख रहे हैं, जैसे किसी भी परिपक्व राष्ट्र के अंदर होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से दूसरी ओर बांग्लादेश में जिस तरीके का आज हालात हैं वो दर्शा रहे हैं कि वहां पे परिपक्वता की कमी है। एक भीड़ तंत्र चल रहा है जिसमें भीड़ जो चाहे वो कर सकती है, और जो अल्पसंख्यक हैं या जो राजनीतिक रूप से विपक्षी दलों के साथ हैं, जिस दल की सरकार को इन्होंने हटाया है अवैध तरीके से, तो उनके साथ कोई न्याय नहीं हो रहा। उनकी हत्या कर दी जा रही है। आज ही खबर मिली मुझे कि पुराने मंत्रियों के ऊपर 6-6, 7-7 हत्या के आरोप लगा दिए गए हैं। तो इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं वो दर्शाता है कि ये जो शासन तंत्र है ये पूरी तरह से असफल है। इसके पास ना तो कोई वैधानिक आधार है शासन पर बने होने का, ना ही कोई संवैधानिक का हक है इनके पास, और चुनाव कराने की इनका कोई इरादा दिखता नहीं है, ना ही जनता से किसी तरीके से कोई वैलिडेशन चाह रहे हैं। और कट्टरपंथी शक्तियां और उनसे जुड़े हुए लोगों को इन्होंने शासन तंत्र के अंदर बैठा दिया। आलोक जी, जो ये आप बोल रहे हैं कि कट्टरपंथी शक्तियां और उनसे जुड़े हुए लोगों को, और मोहम्मद यूनुस के ऊपर ये आरोप भी लग रहा है कि ये तो केवल एक कठपुतली हैं, इनके पीछे जो हैं वो रेडिकल एलिमेंट इनके पीछे काम कर रहे हैं, विदेशी ताकतें इनके पीछे काम कर रही हैं। इसको आप किस तरह से एक्सप्लेन करना चाहेंगे? देखिए, यूनुस साहब जो हैं उनके पश्चिमी देशों से अच्छे संबंध रहे हैं, वो एक रेस्पेक्टेबल फिगर रहे हैं, उनको नोबेल प्राइज मिला, उनके कई विदेशी देशों के अंदर उन्होंने कार्य किया है। पश्चिमी देशों में पश्चिमी देशों के कई नेताओं के साथ उनके बड़े अच्छे घनिष्ठ संबंध रहे हैं। लेकिन इनका जो शासन तंत्र है, इनकी जो एडवाइजरी बॉडी है, जो काउंसिल है, अगर आप उसके अंदर देखें तो उसमें जमात के भी सदस्य हैं, हरकत के भी सदस्य हैं, हिफाजुल इस्लाम के भी सदस्य हैं। तो ऐसी ऐसी कट्टरपंथी शक्तियों के साथ जुड़े हुए लोग उसमें हैं। और जैसा कि वहां से जो खबरें मिल रही हैं उससे ऐसा लग रहा है कि कट्टरपंथी शक्तियां शासन के सभी अंगों पर काबिज होती चली जा रही हैं, तो सभी अंगों को कैप्चर करने की कोशिश कर रही हैं। आलोक जी, भारत की जो चिंता है वो हिंदुओं को लेकर के है, और भारत अपनी चिंता को बार बार वहाँ पर जो उचित मंच हैं या उचित जो तरीका है उनको बताने का वो रख चुका है भारत वहाँ पर।
और लेकिन इस सब के बीच बहुत एक गंभीर मसला यह है कि भारत जितना कोशिश कर रहा है कि बांग्लादेश से जो संबंध हैं वो अच्छे बने रहें और वहाँ पर हिंदुओं के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई वहाँ पर हो रही है तो उसको सुनिश्चित किया जाए कि हिंदू वहाँ पर सुरक्षित रहें, लेकिन जिस तरह के कदम वहाँ पर उठाए जा रहे हैं, जिस तरह से चिन्मय कृष्णदास को जेल में भेजा गया, दूसरे कदम वहाँ पर उठाए जा रहे हैं, ये जो यूनुस का प्रशासन है ये कहीं ना कहीं भारत से संबंधों को लेकर के इसकी सोच कुछ दूसरी लगती है। देखिए, पहली चीज तो मेरा यह है कि भारत की चिंता सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं है, अल्पसंख्यकों के लिए हमारी चिंता होनी स्वाभाविक है। पर वहां के जितने भी नागरिक हैं जो भारत के मित्र रह चुके हैं और जो उस देश की तरक्की चाहते हैं, हम उनकी सबकी सुरक्षा चाहते हैं जो हमारे मित्र रहे हैं। और उनके साथ जिस तरीके का अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ भी भारत सरकार आवाज उठा रही है और उठाना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि ये जो आज हो रहा है ये किसी भी राष्ट्र के लिए उचित नहीं है। और हमारे पड़ोसी राष्ट्र में इस तरीके की कट्टरपंथी शक्तियां सशक्त हो जाएं, ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक स्थिति है, खतरे की स्थिति है। और इसको हमें जैसा भी हो अवॉइड करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से यूनुस सरकार का रवैया रहा है, वो कभी कभी तो वक्तव्य देते हैं कि हम सब कुछ ठीक कर रहे हैं, लेकिन अगर आप देखें तो वो अभी जब हमने ये इस्कॉन वाले मुद्दे पे उठाया तो उन्होंने एक एडवाइजरी जाहिर की, हमारे इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेरेंस है, इस तरीके की बातें की गई। और उनकी जो कार्यकलाप रहे हैं वो दर्शा रहे हैं कि कुछ अन्य राष्ट्रों को वो प्रेफरेंस देने की कोशिश कर रहे हैं भारत के अलावा। और ऐसा लगता है कि जो सन 71 में आजादी के खिलाफ जो शक्तियां साजिश कर रही थी पाकिस्तानियों के साथ, आज वो शासन तंत्र पर हावी होती चली जा रही है। बहुत बड़ी बात आपने कही आलोक जी, और आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक और विषय है पश्चिम एशिया को लेकर, उस पर हम आपसे बातचीत करेंगे। फिलहाल यहाँ पर एक छोटा सा